मधु पूरी रात नए माहौल और शादी के बाद की थकान से परेशान थी। पहली रात की झिझक, नए रिश्ते का दबाव और लगातार चलती बातें उसे बिल्कुल आराम नहीं करने दे रही थी। अंकित भी बहुत उत्साहित था और लगातार अपनी धुन में खोया था, लेकिन मधु की थकान अब हद से ज्यादा बढ़ने लगी थी। सर्द रात के बाद सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैलने लगी, पर मधु की आंखें नींद से लगभग बंद हो रही थी। उसने धीरे से कहा, अंकित अब बस कीजिए, देखिए सुबह हो गई है, मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। अंकित ने उसकी बात समझी और शांत होकर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चला गया। मधु भी आंखें बंद करके लेट गई, पर अभी मुश्किल से 1.5-2 घंटे ही हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अंकित तो गहरी नींद में था, इसलिए मधु ही लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे तक गई। बाहर से आवाज आई, बेटा, काफी टाइम हो चुका है, जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारे मायके वाले आने वाले हैं। अंकित की माँ की आवाज सुनते ही मधु का मन बैठ गया। उसने घड़ी देखी, 7:30। उसे याद आया कि अंकित की अपनी धुन के कारण वो बेचारी लगभग पूरी रात आराम नहीं कर पाई, क्योंकि वो तो बस अपने में ही था। थकी हारी मधु ने भारी मन से कपड़े निकाले और नहाने चली गई। जल्दी तैयार होकर बाहर आई तो देखा मधु के घरवाले पग फेरे की रस्म के लिए आ चुके थे। अंकित की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अंकित को भी उठा दो, अच्छा नहीं लगता कि मेहमान बैठे रहें। मधु थोड़ी घबराई। उसे लग रहा था कि अंकित रात भर जागने के कारण चिढ़ सकता है, लेकिन माँ के दोबारा कहने पर वो मजबूरी में कमरे की ओर चली गई। सुबह के 11 बज चुके थे, पर अंकित अभी भी सो रहा था। मधु ने धीरे से कहा, अंकित उठिए, सब इंतजार कर रहे हैं। अंकित ने आंखें खोली और मधु को देखते ही मुस्कुरा दिया। वो अभी भी उसी मस्ती में था जैसे रात भर था। उसने मधु का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, इतनी जल्दी क्यों बुला रही हो? थोड़ा और बैठो ना, रिश्तेदार तो आते जाते रहेंगे। मधु झेंप गई और बोली, अंकित सब बाहर बैठे हैं। तभी अंकित ने मजाक में कहा, ये रिश्तेदार भी ना बिल्कुल टाइम नहीं देते। ये कहकर अंकित फिर से बस अपने मन का सोचा और मधु के बारे में नहीं। लगभग 1 घंटा बीता तो मधु ने आखिरकार उसे समझाया कि बहुत देर हो गई है। तब वो उठा, नहाने गया और बाहर जाने से पहले तौलिया मधु की ओर उछालते हुए बोला, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी दोबारा तैयार होकर आ जाना। मधु के मन में खीज भी थी और थकान भी, मगर वो चुप रही और फिर से तैयार होकर बाहर आई। नाश्ते में अंकित बार बार उसे इशारे कर रहा था कि वो उसके पास बैठ जाए, पर मधु आज बहुत थकी हुई थी, इसलिए वो अंकित की माँ के पास बैठकर उनकी मदद करने लगी। ये देखकर अंकित चिढ़ गया और उठकर अपने कमरे में चला गया। सास ने पूछा, क्या हुआ इसे? मधु ने सिर हिलाकर कहा, मालूम नहीं माँ, अचानक उठकर चले गए। शाम को मुंह दिखाई का फंक्शन था। अंकित की माँ ने मधु को पार्लर भेज दिया। पूरे घर में तैयारियां होने लगी। शाम को जब मधु तैयार होकर आई तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। लाल हरे रंग के जोड़े में मेहंदी से सजे हाथ पांव, चूड़ियां, बारीक नथ और घूंघट, वो वाकई बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुंह दिखाई में जब उसे अंकित के पास बिठाया गया तो अंकित मधु को देखकर हैरान रह गया। उसने धीरे से कहा, मधु, आज तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, तुम्हें देखकर नजर ही नहीं हट रही। मधु मुस्कुरा तो दी, लेकिन थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। फंक्शन खत्म हुआ तो मधु के घरवाले बोले, हम मधु को अपने साथ ले जाएं, कल सुबह वापस छोड़ देंगे, पग फेरे की रस्म भी हो जाएगी। अंकित की माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल ले जाइए, आपकी बेटी ने सारा दिन भागदौड़ भी की है, आराम कर लेगी। मधु के चेहरे पर राहत थी। वो सच में आराम चाहती थी, लेकिन ये सुनकर अंकित अचानक बोला, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि लड़की दूसरे ही दिन चली जाए। अंकित की माँ ने तुरंत उसे टोका, अंकित, बड़ों के सामने ऐसे नहीं बोलते, रस्म तो होती ही है, मधु को जाने दो। फिर मुस्कुराकर मधु के घरवालों से बोली, मधु को ले जाइए, ये तो मजाक कर रहा है। मधु ने राहत की सांस ली। उसे भी बस नींद चाहिए थी और थोड़ा सा आराम चाहिए था। मधु ने सिर उठाकर अंकित की ओर देखा और फिर तुरंत ही नजरें झुका ली, क्योंकि जिस तरह से अंकित उसे देख रहा था, उसकी आंखों के इशारे साफ कह रहे थे, मधु, तुम खुद ही मना कर दो कि तुम अपने माँ पापा के साथ मायके नहीं जाना चाहती,
लेकिन मधु ने अब उसकी तरफ देखा तक नहीं और चुपचाप अपने माँ पापा के साथ मायके चली गई। मायके पहुंचकर जैसे ही मधु ने कपड़े बदले और सोने ही वाली थी कि तभी अंकित का फोन आने लगा। उसने फोन उठाया तो उधर से अंकित गुस्से से बोला, मधु, तुम्हारे घर में ये कैसी परंपरा है? ऐसा कौन करता है? मधु ने शांत स्वर में कहा, अंकित, ये तो एक रस्म है, हर माँ बाप निभाते हैं। अंकित चिढ़कर बोला, भाड़ में जाएं ऐसी रस्में, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने, तुम तुरंत मेरे साथ वापस चलोगी। मधु घबरा गई, लेकिन अंकित, मैं अपने माँ बाप को क्या कहूंगी? अंकित का स्वर और भी सख्त हो गया, मुझे नहीं पता, तुम कोई भी बहाना बना लो, पर तुम अभी मेरे साथ चलोगी। फिर उसने पूछा, मधु, तुमने अभी तक कपड़े तो नहीं बदले ना? मधु बोली, मैं बदल चुकी हूँ, सोने ही जा रही थी। अंकित ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, तो आप वैसे ही तैयार हो जाओ जैसे तुम मुंह दिखाई में हुई थी, वही लाल हरा जोड़ा, वही सारा श्रृंगार। मधु हड़बड़ा गई, लेकिन अंकित। अंकित ने दोबारा उसे रोक दिया, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं आ रहा हूँ और तुम बिल्कुल वैसे ही तैयार रहोगी, समझी? अंकित की आवाज में ऐसा सख्तपन था कि मधु की सांसें रुकने लगी। वो उसे सामने से नहीं देख रही थी, फिर भी उसके गुस्से का एहसास साफ सुनाई दे रहा था। मधु ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की, अंकित प्लीज, अभी मैं ऐसे नहीं आ सकती, घर वाले परेशान हो जाएंगे। अंकित बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे रात को अपने कमरे में तुम्हारी जरूरत होती है। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं, तैयार हो जाओ, कहकर उसने फोन काट दिया। बेचारी मधु एक अजीब दुविधा में फंस गई। उसने आखिरकार अपनी माँ को विश्वास में लेकर कहा, माँ, अंकित की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वापस जाना होगा। मधु की माँ ने भी चिंता में तुरंत जाने की इजाजत दे दी। मधु जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रही थी, लेकिन मन में यही झिझक, मैं फिर से मुंह दिखाई वाला जोड़ा पहनकर मायके से कैसे जाऊं? जब अंकित घर के बाहर पहुंचा, उसने कॉल करके कहा, मधु, बाहर आ जाओ, मैं अंदर नहीं आऊंगा। मधु सामान लेकर बाहर आई। अंकित ने देखा कि वो तैयार नहीं है। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। मधु, मैंने कहा था तैयार रहना, तुम्हें अब मेरी एक भी बात की परवाह नहीं। मधु बोली, अंकित प्लीज, अगर मैं यूं दुल्हन की तरह तैयार होती तो माँ क्या सोचती? बड़ी मुश्किल से बहाना बनाया है। अंकित ने पहली बार बिना झगड़े कहा, ठीक है, अभी के लिए जाने देता हूँ, लेकिन घर पहुंचते ही तुम्हें वैसे ही तैयार होना पड़ेगा जैसे मुंह दिखाई में हुई थी। मधु ने थक कर कहा, ठीक है अंकित, लेकिन आप भी वादा कीजिए कि मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। मैं 2 दिन से ठीक से सो नहीं पाई हूँ, सिर दर्द से फट रहा है। अंकित हल्का मुस्कुराया, पहले घर तो चलो, फिर तुम्हें आराम भी मिलेगा। घर पहुंचते पहुंचते अंकित की माँ सो चुकी थी। कमरे में पहुंचते ही अंकित बोला, चलो मधु, अब तैयार हो जाओ। मधु ने मजबूरी में फिर से मुंह दिखाई वाला जोड़ा पहना, मेकअप किया और गहने पहन लिए। जैसे ही उसने सिर पर दुपट्टा रखने की कोशिश की, अंकित उसके पास आया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसका व्यवहार बेहद जिद्दी और दबाव डालने वाला था। मधु 2 दिनों की थकान से चूर थी, आंखें नींद से भारी, लेकिन अंकित उसकी हालत समझने को तैयार नहीं था। रात के 2 बजने तक मधु की आंखों से थकान के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, अंकित बस कीजिए, मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए। लेकिन अंकित उसे लगातार अपनी जिद में परेशान किए हुए था। मधु की किसी बात का असर उस पर नहीं हो रहा था। सुबह होते होते अंकित तो गहरी नींद में सो गया, लेकिन मधु दर्द से करा रही थी। उसके पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द हो रहा था, वो सहन नहीं कर पा रही थी। आखिर उसने रोते हुए अंकित को झकझोर कर उठाया। अंकित चौंक कर जागा। मधु, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मधु तड़पते हुए बोली, अंकित, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरी हालत खराब हो रही है। अंकित घबरा गया। उसने देखा कि मधु पेट पकड़कर बैठी है और दर्द से तड़प रही है। उसे अब सच में अंदाजा हुआ कि बात गंभीर है। अंकित ने मधु से कहा, 1 मिनट रुको मधु, मैं अभी माँ को बुलाकर लाता हूँ। ये कहते हुए अंकित जल्दी से बेड से उठ खड़ा हुआ और अपनी शर्ट पहनकर उसके बटन लगाते हुए और अपने बाल ठीक करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद अंकित की माँ घबराई हुई कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि मधु दर्द से काफी परेशान थी। अंकित की माँ
खुद भी समझ नहीं पा रही थीं कि आखिर मधु को क्या हो गया है। इसलिए उन्होंने अंकित से कहा, अंकित ऐसा करो, ड्राइवर से कहो जल्दी से गाड़ी निकाले, मधु को अस्पताल ले जाना है। अपनी माँ की बात सुनकर अंकित जल्दी से बाहर गया और तब तक अंकित की माँ मधु को सहारा देकर गाड़ी तक ले आई थी। अस्पताल पहुंचने पर लेडी डॉक्टर ने गंभीर स्वर में अंकित की माँ को समझाते हुए कहा, आपको पता है कि आपकी बहू की तबीयत कितनी खराब है, उसे आंतरिक चोटें आई हैं। कृपया अपने बेटे से कहिए कि कुछ दिनों तक मधु को पूरा आराम दिया जाए। डॉक्टर की बात सुनकर अंकित की माँ बहुत शर्मिंदा हो गई। क्लिनिक से बाहर आते ही उन्होंने देखा कि अंकित गाड़ी के पास खड़ा था। अंकित ने पूछा, माँ, मधु को क्या हुआ? अंकित की माँ ने गुस्से में कहा, अंकित, आज तुमने हमें बहुत शर्मिंदा किया है। तुमने अपने व्यवहार की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अंकित को समझ चुका था, इसीलिए नजरें झुका ली। मधु गाड़ी में बैठते ही आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि 2 दिनों से वो ठीक से सो नहीं पाई थी। ऊपर से लगातार दर्द ने उसकी हालत और खराब कर दी थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन और दवाइयां दे दी थी ताकि उसे आराम मिल सके। जैसे ही अंकित ने गाड़ी स्टार्ट की, उसकी माँ बोली, अंकित, मधु को उसके मायके छोड़ना है, वो 8 दिन वहीं आराम करेगी। अंकित ने कहा, लेकिन माँ, वो यहाँ भी तो आराम कर सकती है। अंकित की माँ ने सख्त आवाज में कहा, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, वही करो जो कहा है। मधु ने मन ही मन अपनी सास का शुक्रिया अदा किया। अंकित की माँ ने मधु को मायके छोड़कर उसकी माँ से कहा, मधु की तबीयत खराब थी, इसीलिए वो पग फेरे पर नहीं रुक पाई। अब वो 8 दिन यही रहेगी और आराम करेगी। मधु की माँ खुश तो हुई, लेकिन उन्हें मधु के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। फिर भी मधु ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि अंकित की माँ ने हाथ जोड़कर उससे कहा था कि घर वालों को कुछ भी ना बताए। उन्होंने मधु को आश्वासन दिया, बेटा, मैं अंकित को समझा दूंगी कि आगे से वो बिल्कुल ध्यान रखे। मधु डर और तनाव से भरी हुई थी। 2 दिन तक अंकित चुप रहा और मधु ने उस दौरान सुकून महसूस किया। लेकिन 2 दिन बाद अंकित का फोन आया। मधु सोने की तैयारी कर रही थी। अंकित बोला, वाह मधु, मुझसे दूर रहने का बढ़िया बहाना बनाया है तुमने। आखिर इतनी भी क्या बात हो गई कि मायके जाकर बैठ गई हो? मधु ने कहा, अंकित, क्या माँ ने आपको कुछ नहीं बताया? अंकित बोला, देखो मधु, शादी सबकी होती है, सब पति पत्नी के बीच गलतफहमियां भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर छोड़कर बैठ जाओ। पता नहीं तुमने डॉक्टर को क्या बताया कि मेरी माँ ने बिना मुझसे पूछे तुम्हें 8 दिन के लिए भेज दिया। अंकित बोलता ही गया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने अकेले रातें बिताने के लिए शादी नहीं की थी। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन घर वापस आ जाओ। मधु ने कहा, अंकित, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। अंकित ने बीच में काट दिया, बस मधु, मुझे ये रोज रोज की शिकायतें नहीं सुननी। 2 दिन से मैं परेशान हूँ। मधु ने फोन काट दिया। वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के दर्द से थक चुकी थी। उसने सोचा कि अब वो फोन नहीं उठाएगी। 8 दिन ऐसे ही निकल गए। अंकित गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन माँ ने उसे रोक रखा था। 8 दिन बाद अंकित की माँ खुद मधु को घर लेकर आई। घर पहुंचकर मधु ने देखा कि अंकित ने उसे देखकर नजर फेर ली। वो गुस्से में खाना खा रहा था और बीच बीच में चुपके से उसे देख रहा था। खाना खत्म होते ही अंकित अपने कमरे में चला गया, ये सोचते हुए कि मधु उसे मनाने आएगी। लेकिन मधु को अंकित की माँ ने अपने कमरे में बुला लिया। अंकित की माँ बोली, मधु बेटा, मैं अपने बेटे के व्यवहार के लिए शर्मिंदा हूँ। तुम्हें पहले ही सब बता देना चाहिए था। मधु ने कहा, मम्मी जी, मैं कोशिश करती थी कि अंकित को समझाऊं, पर वो मेरी बात सुनते ही नहीं थे। अंकित की माँ ने कहा, अब तुम चिंता मत करना, मैंने उसे समझा दिया है, लेकिन तुम भी अपने कमरे में थोड़ी देर से जाया करो। मधु ने कहा, ठीक है मम्मी जी। रात 11 बजे मधु अपने कमरे में गई। अंकित लैपटॉप पर काम कर रहा था। मधु को देखते ही वो गुस्से से तमतमा उठा। उसने कहा, मधु, दरवाजा बंद कर दो। मधु घबरा गई, लेकिन उसने दरवाजा बंद कर दिया और चुपचाप बेड की दूसरी तरफ बैठ गई। अंकित ने लैपटॉप बंद किया और कहा, मधु, आखिर तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम्हारी नजरों में मेरी क्या अहमियत है? मधु ने शांत स्वर में कहा, अंकित, आप मेरे पति हैं और मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आपको भी मेरा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था।
आपको पता है कि मैं 8 दिन से दवाइयाँ ले रही हूँ। तब अंकित ने कहा, देखो मधु, अब तुम भी मेरे सामने अपनी ज्ञान की किताब खोलकर मत बैठना, क्योंकि मैं पहले ही अपनी माँ से बहुत लंबा लेक्चर सुन चुका हूँ। अब और मत सुनाओ। तुम कोई अकेली लड़की नहीं हो जिसके साथ ये सब हो रहा है। बाकी घरों में भी पति पत्नी के बीच उलझनें होती हैं, मगर वे तुम्हारी तरह हंगामा खड़ा नहीं करती। इतना कहकर अंकित ने अपना तकिया ठीक किया और दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। अंकित का ऐसा रवैया देखकर मधु की आंखों में मोटे मोटे आंसू चमकने लगे, जिन्हें उसने अपने अंदर ही छिपा लिया और फिर खुद को संभालते हुए धीरे धीरे अंकित के पास आ गई। लेकिन अंकित तो दूसरी तरफ मुंह करके लेटा हुआ था और काफी गुस्से में भी था। मधु ने उसकी बाजू पर हाथ रखा तो अंकित ने झटके से उसका हाथ पीछे कर दिया और कहने लगा, मधु दूर रहो मुझसे और मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना, तो जाओ और जाकर आराम करो। आज के बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। तब मधु ने कहा, प्लीज अंकित, आप मुझसे नाराज मत होइए। इस पर अंकित बोला, मधु तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे नाराज होने से? मधु ने धीरे से कहा, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और आपसे प्यार करती हूँ। अगर आप मुझसे मुंह मोड़कर लेट जाएंगे तो मुझे तो फर्क पड़ेगा ही। मधु की ये बात सुनकर अंकित ने करवट बदली और उसे देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या सच में तुम्हें फर्क पड़ता है? क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? मधु ने कहा, हाँ अंकित, मुझे दिख रहा है कि आप नाराज हैं। आपका चेहरा गुब्बारे की तरह फूला हुआ है और आप मुझे देख भी नहीं रहे हैं, तो जाहिर है कि नाराज ही हैं। तब अंकित मधु के बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, जब तुम्हें पता है कि मैं नाराज हूँ तो फिर मुझे मनाओगी नहीं? उसकी आंखों में हल्की सी शरारत थी, जिसे देखकर मधु के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जानती थी कि अंकित को कौन सी बात अच्छी लगती है। मधु ने नजरें हटाते हुए कहा, चलो ऐसा करते हैं कि आज हम पूरी रात बातें करते हैं। अंकित बोला, नहीं, सिर्फ बातों से मुझे मनाना मुश्किल है। मधु ने बात बदलनी चाही, पर अंकित उसकी किसी बात को गंभीरता से सुन ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद वो खुद ही मधु के पास आने की कोशिश करने लगा तो मधु तुरंत उठकर बैठ गई और बोली, प्लीज अंकित, आज नहीं। इस पर अंकित ताव में आकर बोला, मधु, मेरे थोड़ा सा पास आने पर ही तुम इतनी घबरा क्यों जाती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? क्या तुम चाहती हो कि मैं किसी और के पास चला जाऊं? नहीं ना। देखो मधु, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसी वजह से चाहता हूँ कि तुम मेरी साथी बनो, मेरा मन समझो, मेरी भावनाओं को समझो। लेकिन जब तुम बार बार दूरी बनाती हो, बहाने बनाती हो, तो तुम्हारी ये हरकतें मुझे और चिड़चिड़ा करती हैं। और इंसान जब जिद में होता है तो सही गलत कम दिखता है, बस अपनी बात मनमानी होती है। चलो अब बातें बहुत हो गई हैं, आ जाओ मेरे पास और मुझे वैसे ही मनाओ जैसे मैं मान सकता हूँ। देखो, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मैं खुद आऊँगा और फिर तुम परेशान हो जाओगी। इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे समझाओ, बात करो और माहौल शांत करो। पता नहीं तुमने उस लेडी डॉक्टर को क्या क्या बताया होगा, ताकि वो तुम्हें मुझसे दूरी बनाने की सलाह दे दे। मुझे तुम्हारी चालें समझ आती हैं। तुम अपनी ये खूबसूरती आखिर किसे दिखाना चाहती हो? पता नहीं अंकित बात को कहाँ से कहाँ ले गया था, जिसे सुनकर मधु बहुत परेशान हो गई थी। और परेशान भी क्यों ना हो, जब पति अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता है तो चोट सीधी दिल पर लगती है। उसी तरह की चोट मधु को भी लगी। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर लीं और शांत रहने की कोशिश करने लगी। अंकित पूरी रात बेचैन बना रहा और मधु भी ठीक से आराम नहीं कर पाई। वो बस आंखें बंद करती तो अंकित उसे पुकार लेता, मधु मेरी तरफ देखो, बात करो। मधु को लगता था जैसे उसका जीवन साथी उसकी थकान या दर्द को समझना ही नहीं चाहता। वो जानती थी कि अगर वो थोड़ा भी विरोध करेगी तो अंकित और गुस्सा हो जाएगा, इसलिए वो चुप रहती थी। अंकित के पापा का अपना कारोबार था, इसलिए अंकित देर से ऑफिस जाता था, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे। उसे कोई टोकने वाला भी नहीं था, क्योंकि काम तो वर्कर्स संभाल लेते थे। यही वजह थी कि वो देर रात तक जागता रहता था और मधु भी उसके साथ जागती रहती थी। नतीजा ये हुआ कि 15 दिनों में ही
मधु काफी कमजोर दिखने लगी। उसके चेहरे की रौनक खत्म होने लगी। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे पड़ गए। लेकिन अंकित अपने रूटीन में लगा रहा। सोने से पहले ड्राई फ्रूट वाला दूध, खुद का पूरा ख्याल, और मधु से कहता कि उसे मोटी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं, इसलिए मधु को फिट रहना होगा। मधु ने शिकायतें करना छोड़ दिया था और खुद को हालात पर छोड़ दिया था। उसे लगता था कि समय के साथ साथ शायद अंकित बदल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उसकी उम्मीद थी। असलियत उससे भी ज्यादा मुश्किल थी, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। शादी को 1 महीना बीत चुका था, पर अंकित में रत्ती भर बदलाव नहीं आया था। कभी कभी मधु बहुत थक कर रोने लगती, मगर अंकित से कुछ नहीं कहती। 1 महीने बाद उसकी तबीयत और ज्यादा खराब रहने लगी। जब मधु की सास उसे लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई, तो डॉक्टर ने बताया कि मधु प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सबको खुशी हुई, लेकिन डॉक्टर ने साथ ही कड़ा निर्देश दिया कि शुरुआती महीनों में मधु को मानसिक व शारीरिक आराम की बेहद जरूरत होगी, और इन दिनों में उसका पति उसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालेगा। तब अंकित की माँ बोली, आप फिक्र मत करें डॉक्टर साहिबा, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा है। डॉक्टर ने मधु की सास से कहा, देखिए आंटी जी, अगर इन दिनों में मधु का पति उसके करीब आया तो उसका बच्चा सही सलामत नहीं रह सकता है, क्योंकि मधु का शरीर पहले से ही बहुत नाजुक है। इसलिए मधु को इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, और आपको भी इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी। लेडी डॉक्टर ने तो मधु को बिस्तर से उठने से भी मना किया था, लेकिन जब अंकित को इस बारे में पता चला तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, मधु, अब ये कौन सा नया तमाशा खड़ा कर दिया है तुमने, और ये बच्चा कहाँ से आ गया हमारे बीच में। देखो मधु, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि मैं अभी ऐसे किसी भी मूड में नहीं हूँ, और मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए। मैं कल ही ये बच्चा हटा दूंगा, क्योंकि अभी तो मुझे सिर्फ अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करना है। ये सुनकर तो मधु हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो सोचा था कि बच्चे होने की खुशी में अंकित खुद भी सावधानियां बढ़ाएगा। और वैसे भी अपनी औलाद तो हर इंसान को प्यारी होती है। जब किसी आदमी को ये पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है, तो उसकी सोच खुद ब खुद बदल जाती है। ऐसा तो हर जगह ही देखा गया है, मगर अंकित ऐसा बर्ताव करेगा, ये बात मधु समझ ही नहीं पा रही थी। मधु ने आंसू रोकते हुए कहा, अंकित ऐसा मत कहिए प्लीज, यह हमारा बच्चा है और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हो। तो अंकित बोला, फिर तुमने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? तब मधु ने कहा, लेकिन अंकित, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, इसलिए मुझे वो सारी सावधानियां बरतनी ही होंगी जो डॉक्टर ने मुझे बताई हैं। तब अंकित कहने लगा, अच्छा मधु, ये बताओ कि ये किसका बच्चा है? मधु ने कहा, जी आपका। ये सुनते ही अंकित ने कहा, अगर ये मेरा बच्चा है तो फैसला भी तो मेरा ही होना चाहिए ना, और मेरा फैसला ये है कि फिलहाल मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और जब चाहिए होगा तो मैं खुद ही ले लूंगा। तब मधु ने कहा, अंकित, आपको क्या लगता है कि मेरी जिंदगी में जैसा आप चाहेंगे क्या सब कुछ वैसा ही होगा? डॉक्टर ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना, तो मैं दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। प्लीज अंकित, कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए। मेरे लिए ना सही, लेकिन कम से कम अपने बच्चे के लिए तो खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, वरना हम सारी जिंदगी बे औलाद रह जाएंगे। मधु की बात सुनकर अंकित कहने लगा, देखो मधु, तुम ना मेरा दिमाग खराब मत किया करो। मुझे तुम्हारी सारी ड्रामेबाजियां अच्छे से पता हैं। तुम तो बस मुझसे दूर रहने के बहाने ही ढूंढती रहती हो, और जब भी मेरे पास आती हो ना, तब भी तुम हर वक्त उदास ही रहती हो, और रात को तुम मुझे वैसा रिस्पॉन्स भी नहीं देती जैसा कि मैं चाहता हूँ। तब मधु ने कहा, अंकित, तो अब मैं और क्या कर सकती हूँ? आपके लिए हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है, और इस 1 महीने में मैं ठीक से सोई भी नहीं हूँ, और फिर भी आपको लगता है कि मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं देती। अंकित कहने लगा, हाँ मधु, तुम मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं देती, इसीलिए तो आज तक तुम मुझे खुशी नहीं कर पाई हो, और आज तक मुझे जैसा चाहिए वैसा संतोषजनक रिस्पॉन्स मिला ही नहीं, वैसा ही पागलपन जैसा कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अंकित की बातें सुनकर मधु बहुत डर गई, और वो उठकर कमरे से बाहर ही चली गई और सोचने लगी कि आज वो अपनी सास को सब कुछ बता देगी
और ये भी कहेगी कि वो अपने बेटे को कुछ तो समझाएं, क्योंकि मधु नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही परेशानी में पड़ जाए। एक तरफ तो उस लेडी डॉक्टर की बातों ने उसे डरा दिया था और दूसरी तरफ अंकित की बातों ने उसकी जान निकाल दी थी। मधु तो सोचकर हैरान थी कि पता नहीं अंकित को उससे किस तरह का संतोष चाहिए था, क्योंकि मधु तो उसका पूरा साथ देती थी जितना दे सकती थी, लेकिन वो जानबूझकर कोई गलत व्यवहार नहीं करती थी जैसा कि अंकित उसके साथ करता था। कभी कभी तो अंकित मधु को ऐसी जोर की चोट देता था, कई बार लहू भी निकल आता था। और फिर जब मधु पूछती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अंकित कहता था कि यही तो सुख है शादीशुदा जिंदगी का, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि शादीशुदा जिंदगी का मजा क्या होता है। मधु, तुम सच में बहुत बोरिंग हो। अंकित जिसे प्यार और मोहब्बत का नाम देता था, मधु उसे एक ऐसा जुनून समझती थी जिसमें अंकित सिर्फ अपनी मनमानियां करता था और मधु ये सब नहीं कर पाती थी। मधु अभी भी अपना सिर पकड़कर रो रही थी, क्योंकि वो मां बनना चाहती थी, लेकिन अंकित के रवैये ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। मधु एक गहरी सांस लेकर अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी कि तभी अंकित की माँ उसके लिए ताजा अनार का जूस लेकर कमरे में आई और मधु को इस तरह परेशान देखकर कहने लगी, अरे मधु बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर सिर में दर्द हो तो बता दो, मैं दबा देती हूँ। और अगर कुछ खाने का मन है तो वो भी बता दो, मैं बनाकर ले आती हूँ। मधु का परेशानी भरा चेहरा देखकर अंकित की माँ खुद भी परेशान हो गई, लेकिन अपनी सास को अपने लिए परेशान होता देखकर मधु बोल उठी, अरे नहीं नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा था। लेकिन मधु के हाथ पैर ठंडे थे, क्योंकि अंकित की बातों ने उसे अंदर से हिला दिया था। मधु अपने बच्चे की खातिर खुश रहना चाहती थी, लेकिन अंकित की बातें सुनकर उसकी आंखें फिर नम हो गईं। और जैसे ही मधु अपनी सास को कुछ बताने ही वाली थी, तभी अंकित कमरे में आ गया और उसे देखते ही मधु डर के मारे पीछे हट गई। मधु को ऐसे घबराते देखकर उसकी सास ने कहा, अरे मधु बेटा, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? डॉक्टर ने साफ कहा था कि इस हालत में डरना घबराना ठीक नहीं। अंकित की माँ ने फिर अपने बेटे को घूरते हुए कहा, अंकित, मुझे बता, तूने मेरी बहू से ऐसा क्या कह दिया कि वो तुझे देखकर इतनी डर रही है? क्या तुझे पता है कि वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? अंकित की माँ ने ये बात हंसते हुए हल्के अंदाज में कही, लेकिन अंकित के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर न मुस्कान थी न नरमी। अंकित बोला, अच्छा तो अब मैं क्या करूं माँ, क्योंकि मुझे तो अभी बाप बनने का कोई शौक नहीं है और मुझे अभी सिर्फ सुकून चाहिए। और वैसे भी मधु मेरी पत्नी है और वो मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन ये किसकी इजाजत से माँ बन रही है? जब तक मैं नहीं चाहता, मधु को माँ बनने का कोई हक नहीं है। अंकित के मुंह से ये सुनते ही उसकी माँ खड़ी हो गई और उसने अंकित के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? तुमने तो मेरी परवरिश पर ही सवाल उठा दिया। तुम्हें मधु और अपने होने वाले बच्चे की बिल्कुल परवाह नहीं है। अंकित, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो? अरे वो लोग कितने खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें शादी के तुरंत बाद ही माता पिता बनने का सौभाग्य मिलता है। और तुम्हें क्या पता, हमारे ही परिवार में ऐसे कितने जोड़े हैं जो कई सालों से बच्चे की दुआ मांग रहे हैं, लेकिन एक तुम हो जिसे भगवान ने इतनी बड़ी खुशी दी है और तुम उसी को ठोकर मारना चाहते हो। और फिर अंकित की माँ नरम स्वर में बोली, देख बेटा, एक बार बच्चा आ जाएगा ना तो घर में रौनक ही रौनक होगी और बच्चे के आने से जो सुकून मिलेगा वो सुकून तुझे किसी और चीज से नहीं मिलेगा। अंकित की माँ अपने बेटे को समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि अंकित जिस सुकून की बात कर रहा है वो सुकून उसे अपने बच्चे से नहीं बल्कि मधु से ही मिल सकता था। एक गहरी सांस लेकर अंकित की माँ उसके कमरे के बाहर निकल गई, लेकिन अपनी माँ के जाते ही अंकित गुस्से से घूरकर मधु को देखने लगा और कहने लगा, मधु, ये सारा किया धरा तुम्हारा ही है ना? शाबाश मधु, शाबाश। आखिरकार तुमने अपने जादू से मेरी माँ को भी अपनी तरफ कर ही लिया ना। सारा दिन मेरी माँ के साथ बैठकर उन्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो, है ना? अरे मुझ जैसा पति अगर किसी और लड़की को मिलता ना तो वो मेरे पैर धोकर पी लेती। और एक तुम हो कि
मेरी माँ को मेरे ही खिलाफ भड़का रही हो। इतना कहकर अंकित कमरे से बाहर चला गया तो मधु भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और कहने लगी, अंकित मेरी बात सुनिए, मैंने मम्मी जी से कुछ भी नहीं कहा है, प्लीज रुक जाइए अंकित, और प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने सच में किसी को कुछ भी नहीं बताया है। मधु ऐसी हालत में भी अंकित के पीछे पीछे भागती रही, लेकिन अंकित तो उसकी एक भी बात सुने बिना गाड़ी में बैठकर जा चुका था। और फिर जब अंकित की माँ ने मधु को इतना तेज चलते हुए देखा तो उन्होंने मधु का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले जाकर कहने लगी, जाने दो उसे मधु बेटा, पता नहीं इस लड़के के दिमाग में क्या चलता रहता है, लेकिन फिलहाल तो तुम उसे छोड़कर बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मधु एक बार फिर से रोने लगी, क्योंकि अब उसे डर लग रहा था कि रात को जब अंकित वापस आएगा तो पता नहीं उसके साथ कैसा सुलूक करेगा। मधु की सास ने भी मधु के चेहरे पर उस डर को महसूस किया और वो मधु का डर दूर करने के लिए कहने लगी, मधु बेटा तुम फिक्र मत करो, अंकित बचपन से ही मेरा लाडला रहा है ना, और ऊपर से वो मेरा इकलौता बेटा भी है, इसीलिए आज तक उसे हम सबसे सिर्फ प्यार ही मिला है। बस यही वजह है कि मेरा लाडला तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन जब तुम माँ बन जाओगी ना और तुम्हारी गोद में जब वो अपने बच्चे को देखेगा ना, तो फिर देखना वो कैसे अपनी औलाद पर जान छिड़केगा। और फिर अंकित की माँ मधु को अंकित के बचपन की बातें बताने लगी, जिसे सुनकर मधु कुछ कुछ नॉर्मल हो चुकी थी। अब मधु मन ही मन सोचने लगी कि क्या वाकई में अंकित को अपना बच्चा अपनाने के लिए समय चाहिए, और क्या सच में कुछ समय में वो खुद ही ठीक हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद जब मधु की तबीयत कुछ ठीक हुई तो उसने अपने हाथों से अंकित के लिए खाना भी बनाया। रात को खाना खाने के लिए अंकित डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ और मधु के साथ ही बैठा था, लेकिन वो ना तो अपनी माँ की ओर देख रहा था और ना ही अपनी पत्नी की ओर। अंकित की माँ ने तो अपने बेटे को सीने से लगाकर उसे थप्पड़ के लिए माफी भी मांग ली थी, और अंकित ने भी अपनी मुस्कुराहट से उन्हें ये जता दिया था कि उसने अपनी माँ को माफ कर दिया है। लेकिन अंकित मधु को तो ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे कि वो उसके सामने मौजूद ही ना हो। इसके बावजूद भी मधु अपने आप को खुश रख रही थी, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे की खातिर। रात को किचन का काम निपटाने के बाद मधु ने अपने लिए और अंकित के लिए दूध गर्म किया और वो गर्म दूध को ट्रे में रखकर अपने कमरे में आ रही थी। और फिर जैसे ही मधु ने अपनी कोहनी के सहारे दरवाजे को धक्का दिया तो पता चला कि दरवाजा तो अंदर से बंद था। मधु ने अंकित को आवाज लगाई और कहा, अंकित प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं हम दोनों के लिए दूध लेकर आई हूँ। पहले तो अंकित ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर मधु के बार बार आवाज लगाने पर अंकित ने कहा, हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे तो दूध पीना ही नहीं है। और फिर मधु ने दरवाजा खुलवाने के लिए हल्के मजाक में कहा, अरे मम्मी जी देखिए ना, अंकित दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। ये सुनकर अंकित तुरंत ही अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उसने एक झटके से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंकित ने देखा कि उसकी माँ तो बाहर मौजूद नहीं थी, लेकिन अंकित को देखकर मधु जोर से हंसने लगी, जिसे देखकर अंकित गुस्से से लाल हो चुका था। मधु कमरे में दाखिल तो हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि वो दूध लेकर अपने बेड तक पहुंच पाती, अंकित ने गुस्से से उसके बाजू को इतनी जोर से पकड़ लिया कि मधु दर्द से बिलबिला उठी। लेकिन इससे पहले कि मधु के मुंह से आवाज निकल पाती, अंकित ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, खबरदार मधु, अगर तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकली तो। मधु दर्द से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस हालत में भी अंकित ने उसे धक्का दिया और कहने लगा, निकल जाओ मेरे कमरे से। अगर तुम इस कमरे में मेरी पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती हो तो तुम मेरी पत्नी नहीं बल्कि बस एक जिम्मेदारी हो, और अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में और इस कमरे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दूध गिरने की वजह से मधु के हाथ और पेट पर दर्द हो रहा था, इसलिए वो खुद को संभाल नहीं पाई और पास की रेलिंग से जा टकराई। मधु के पेट पे बहुत तेज दर्द हो रहा था और दर्द के मारे उसके मुंह से आवाज निकल गई। मधु की सास जो गहरी नींद में सो रही थी, अपनी बहू की आवाज सुनकर तुरंत ही जाग गईं। अपनी माँ के डर से अंकित ने मधु को पकड़कर अंदर कमरे में खींच लिया
और उसे पकड़ते हुए बिस्तर पर लाकर बैठा दिया। अंकित मधु से कहने लगा, खबरदार मधु, अगर तुमने मेरी माँ के सामने एक भी शब्द बोला तो इतना भी नाजुक मत बनो। मधु, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है तुम्हें, जो तुम इतनी परेशान हो रही हो। अंकित अभी भी कुछ बोल ही रहा था कि तभी उसकी माँ कमरे में आई और कहने लगी, क्या हुआ मधु बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मधु अपना पेट पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी ताकि वो अंकित को शिकायत का कोई मौका ना दे। अंकित ने अपनी माँ से कहा, अरे कुछ नहीं हुआ माँ, आप भी बिना वजह उठकर आ गई हैं। मधु बिल्कुल ठीक है माँ, बस उसे हल्का सा दर्द हो रहा था ना, तो मैंने उसे दवाई दे दी है, अब वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अंकित की माँ ने जब मधु को देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी सास के सीने से लगकर अभी के अभी फूट फूट कर रो पड़ेगी। अंकित की माँ उसके पास आई और उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगी, मधु बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दो बेटा, मुझे अपनी सास नहीं बल्कि अपनी माँ ही समझो, और अगर तुम कहो तो मैं यहीं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ। अंकित की माँ बड़े प्यार से मधु के बालों को सहलाते हुए ये सब पूछ रही थी, लेकिन उनके पीछे खड़ा अंकित मधु को ही घूर रहा था और हाथ के इशारे से मधु से कह रहा था, खबरदार मधु, अगर तुमने माँ की कोई भी बात मानी तो। मधु ने एक गहरी सांस ली और फिर कांपती हुई आवाज में कहने लगी, अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए और जाकर सो जाइए। आप तो बेवजह ही इतना टेंशन ले रही हैं। मुझे तो बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, इसीलिए दूध का गिलास हाथ से गिर गया, लेकिन अब अंकित मरहम पट्टी कर देंगे ना तो मैं बिल्कुल ही ठीक हो जाऊंगी। मधु ने अपनी सास को यकीन दिलाया कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो भी बेफिक्र होकर अपने कमरे में चली गईं। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी निगरानी में अंकित से कहकर मधु के हाथ पर मरहम जरूर लगवाया था। जैसे ही अंकित की माँ कमरे से बाहर गईं तो मधु अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक ना सकी और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है अंकित, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना, मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। अंकित, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? आखिर मैं भी तो आपकी तरह ही एक जिंदा इंसान ही हूं ना, तो क्या आपको मुझ पर जरा सा भी दया नहीं आती? एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वही दूसरी तरफ आपका ऐसा रवैया, ये प्यार तो नहीं हो सकता अंकित। आपको तो सिर्फ मेरी खूबसूरती से ही प्यार है, इसके अलावा आपको मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ये सुनते ही अंकित अपने बालों को झटकते हुए कहने लगा, अब बस भी करो मधु, इतनी रात गए पता नहीं क्यों ज्ञान बांटने बैठ गई हो। मैं तुम्हें पसंद करता था, इसीलिए तो मैंने तुमसे शादी की है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये साबित करने के लिए इतना काफी नहीं है क्या? जरा सा कुछ हुआ नहीं कि तुरंत रोने लग जाती हो। लाओ, अब यहाँ दिखाओ अपना हाथ, कहीं ज्यादा तो नहीं जल गया? ये कहते हुए अंकित मधु के करीब आकर बैठ गया और अगले ही पल अंकित मधु के जले हुए पेट पर दवा लगाने लगा, जो हल्का सा लाल हो चुका था। मधु अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और उसे अभी भी अपने पेट में उठ रहे दर्द का एहसास हो रहा था, जैसे कि पेट के अंदर अभी भी कुछ खिंच रहा हो। मधु बार बार एक ही बात कह रही थी, अंकित मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज डॉक्टर के पास ले चलो, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन मधु के मुंह से बार बार ये सब सुनने के बाद अंकित ने दराज से एक पेन किलर निकाली और मधु के हाथों में थमा दी। मधु ने मना किया, वो कहने लगी, नहीं अंकित, प्रेगनेंसी में ऐसे कोई भी पेन किलर नहीं खाई जाती, डॉक्टर ने बिना पूछे कोई भी मेडिसिन खाने से मना किया है। लेकिन अंकित ने जबरदस्ती वो गोली मधु के मुंह में डलवा दी और पानी का पूरा गिलास पिला दिया। अंकित ने कहा, तुम्हारी डॉक्टर बेवजह ड्रामा करती है, खुद कई दवाइयां दे दे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम घर पर एक पेन किलर भी खा लें तो दुनिया भर की बातें। पता नहीं अंकित ने मधु को कैसी पेन किलर दी थी जिससे कुछ ही मिनटों में असर दिखा दिया था और थोड़ी देर बाद मधु का दर्द काफी कम हो चुका था। कुछ देर बाद अंकित भी मधु के पास आकर लेट गया और कहने लगा, देखो मधु, आज तुमने मेरे प्यार पर सवाल उठा दिया, आगे से ऐसा मत करना,
माना कि तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे प्यार पर सवाल खड़ा कर दो। और तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि ये मेरा प्यार ही तो है जो मैं रात रात भर सोने नहीं देता। मैं तुम पर प्यार लुटाता हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार ना करता तो क्या तुमसे दूर रहता, हाथ तक नहीं लगाता। कुछ पति तो अपनी पत्नी के पास जाते ही झिझकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना है। ये सुनकर मधु का दिल सहम चुका था। वो अंकित के इस जुनून को ही प्यार समझकर खामोश हो चुकी थी। बातों बातों में अंकित एक बार फिर मधु के करीब आ चुका था। मधु ने आखिरी बार विनती की, अंकित प्लीज ऐसा मत करो, डॉक्टर ने मना किया है और मुझे बहुत दर्द होता है। लेकिन आज अंकित ने बहुत ही नरमी का दिखावा करते हुए मधु का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहने लगा, मधु मेरी जान, सिर्फ एक बार, सिर्फ आज की रात, बस मुझे अपने मन को सुनने दो, उसके बाद कुछ भी नहीं, ये वादा है। मधु ने बेबसी में उसकी जिद के आगे हार मान ली। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन अंकित तो बस अपनी धुन में था। कुछ देर बाद मधु को कमजोरी महसूस होने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। बेहोश होने से पहले वो बोली, प्लीज अंकित, अब बस मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन अंकित ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मधु की हालत बिगड़ती गई, वो बेहोशी में जाने लगी। अंकित उसे आंखें खोलने को कह रहा था। नहीं मधु, आंखें मत बंद करना, मेरी तरफ देखो। लेकिन मधु हर चीज से बेखबर हो चुकी थी। उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। ये देखकर अंकित को गुस्सा आया और उसके एक कठोर कदम से मधु के गले से दर्द भरी चीख निकल गई। उस चीख में उसकी जान जैसे अटक गई थी। मधु दर्द से तड़प रही थी, लेकिन अंकित ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, चुप रहो मधु, एक आवाज भी नहीं निकलनी चाहिए। जबकि मधु दर्द से इतनी तड़प रही थी कि बाहर आवाज भी जाने लगी। अंकित की मां लगातार दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले अंकित मधु को चेतावनी देते हुए कहने लगा, खबरदार मधु, अगर तुमने माँ को कुछ भी बताया तो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दरवाजा खुल गया। मधु अपनी सास के सीने से लगकर रोना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने बेड से उतरने की कोशिश की, कमजोरी के कारण वो जमीन पर गिर गई। उसे इस तरह गिरते देख अंकित की माँ तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ी। मधु की हालत देखकर ही उन्हें बहुत कुछ समझ आ गया था, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि अपने बेटे को कैसे समझाएं ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आए। मधु को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसकी हालत देखी तो चिंता में पड़ गई और गुस्से में बोली, इस बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। कोई इंसान अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। इसे तो जैसे किसी ने इंसान नहीं समझा। डॉक्टर की बात सुनकर वहां बैठी औरतों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अंकित की मां अपने इलाके में इज्जतदार औरत मानी जाती थी, लेकिन आज डॉक्टर की बातें सुनकर सबकी नजरें उन पर सवाल उठा रही थी। डॉक्टर ने भारी मन से कहा, आंटी जी, आपकी बहू का बच्चा पेट में ही नहीं रहा। आप अपने बेटे को बता दीजिए कि उसका मकसद पूरा हो चुका है। डॉक्टर की आवाज गुस्से और दुख दोनों से भरी थी, क्योंकि वो भी इंसान थी और मधु की हालत देखकर उनका दिल भर आया था। जब मधु को होश आया और उसे बच्चे के बारे में पता चला तो वो रोने लगी। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। ब्लड प्रेशर बार बार नीचे जा रहा था। मधु की माँ भी अस्पताल पहुंच गई थी, लेकिन अंकित की माँ मधु से हाथ जोड़कर विनती करने लगी, बेटा फिलहाल अपनी माँ को कुछ मत बताना, मैं संभाल लूंगी। लेकिन वहां बैठी औरतों ने मधु की माँ को पूरा सच बता दिया। मधु अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी। तभी अंकित की माँ ने हाथ जोड़कर सबके सामने अपने बेटे की हरकतों के लिए शर्मिंदगी जताई। ये सुनकर मधु की माँ को अंकित पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा अंकित की माँ को अपने ही बेटे पर था। घर लौटकर अंकित की माँ ने अपने बेटे का गिरेबान पकड़ लिया और कहा, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुझे जन्म दिया। मैंने हमेशा चाहा कि तू अच्छे संस्कारों वाला इंसान बने, लेकिन तूने अपनी पत्नी के साथ जो किया है उससे मुझे तुझसे नफरत हो रही है। लेकिन अंकित फिर भी झूठ बोलने लगा। माँ, मधु झूठ बोल रही है, वो माँ नहीं बनना चाहती थी, उसने खुद ही। अंकित की बात पूरी होने से पहले उसकी माँ ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। झूठ मत बोल, मधु हर समय मेरे सामने रहती थी, उसके मन की बातें मैं समझती थी,
उसकी हालत देखकर मुझे पता है कि ये सब तेरी ही वजह से हुआ है। तू शायद उस दुनिया का पहला पिता होगा जिसने अपने ही बच्चे को खोने का कारण खुद बनाया है, और भगवान ने भी तुझे वही सजा दे दी है। अब तू कभी बाप नहीं बन सकेगा। अंकित की माँ की आंखों में आंसू थे और गुस्सा भी। उधर मधु को उसकी माँ अपने साथ मायके ले गई। वो 1 महीने वहीं रही। इस दौरान उसने अंकित से बात तक नहीं की। अंकित की माँ ने भी उससे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन माँ होने के नाते बेटे को टूटता देखकर उनका दिल भी पसीज रहा था। एक दिन अंकित रोता हुआ अपनी माँ के कमरे में आया। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, वो बिल्कुल टूटा हुआ लग रहा था। वो माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगा। माँ, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैंने बहुत बुरा किया। मुझे आज समझ आया जब मेरा दोस्त खुशी खुशी बता रहा था कि वो बाप बनने वाला है। वो अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीद रहा था और मैं बस उसका चेहरा देख रहा था। माँ, मैंने बहुत पाप किया है। मैंने ही अपने हाथों से अपने बच्चे को खो दिया। अब मैं मधु से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे बताओ माँ, मैं क्या करूँ? अंकित अपनी माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोता रहा। उसकी माँ ने भी उसे गले लगा लिया, क्योंकि आखिर वो माँ थी। अगले दिन अंकित और उसकी माँ दोनों ही मधु को लेने उसके घर पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि मधु एक तरफ चुपचाप बैठी हुई थी और शायद वो अंकित को अपने सामने देखकर डर गई थी। अंकित की माँ ने मधु को भरोसा दिलाया और कहा, देखो मधु बेटा, अंकित वाकई में बदल गया है और उसने अपनी गलतियों को मान लिया है। अंकित अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ एक नए सिरे से शुरू करना चाहता है, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसे एक मौका दे दो और हमारे साथ वापस चलो। मधु खाली खाली मन से अपनी माँ और पति को देखने लगी, लेकिन उसने अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया और वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। मधु ने तो सोच लिया था कि अब वो उस घर में कभी वापस नहीं जाएगी, लेकिन उसकी माँ जो उसके पीछे कमरे में आ गई थी, वो कहने लगी, मधु बेटा, जो भी फैसला करना सोच समझकर ही करना। अपना फैसला लेते वक्त एक बात जरूर ध्यान रखना बेटा, कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ अगर लड़कियां अपने ससुराल को छोड़ने की पहल करती हैं तो गलत लड़कियों को ही ठहराया जाता है, और फिर लड़की और उसके पूरे परिवार के बारे में लोग कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये तुम जानती हो। वहीं अगर कोई मर्द अपनी पत्नी को तलाक देता है, फिर भी समाज लड़की को ही गलत ठहराता है, और ना तो लड़की को चैन से जीने देता है और ना उसके परिवार को। मधु ने तो अंकित को तलाक देने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसकी माँ की बातों ने उसे दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। अपनी शादी से पहले मधु ने अपने पति के लिए न जाने कैसे सपने देखे थे, लेकिन अंकित ऐसा बिल्कुल नहीं था। अंकित मधु से प्यार नहीं करता था, बल्कि प्यार के नाम पर सिर्फ अपने जज्बात ठंडे करता था। और फिर तलाक के बाद मधु किसी और से शादी भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अंकित ने आखिर उसके वजूद में छोड़ा ही क्या था। माँ बनना एक औरत के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है, लेकिन अपनी मनमानियां पूरी करने के चक्कर में अंकित ने मधु से ये वरदान भी छीन लिया था। खैर, अपनी माँ और सास की बातें सुनकर मधु ने अंकित को एक और मौका देने का फैसला किया, और वो अपनी सास की वजह से ही अंकित के साथ वापस घर आ गई। मधु को लगा कि अंकित फिर से उसके साथ पहले जैसा ही करेगा। मधु चुपचाप अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि अगर आज भी अंकित ने उसके साथ कुछ गलत किया तो वो भूल जाएगी कि वो उसका पति है, क्योंकि आज मधु बहुत गुस्से में थी। लेकिन जब अंकित कमरे में आया और मधु को उदास बैठे देखा, तो वो उसके पास बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर उस पर अपने हाथ रख दिए। अंकित ने नरम आवाज में कहा, मधु, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तुम कहती थी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन अब मुझे तुमसे बेपनाह प्यार हो गया है। जब तुम मुझे छोड़कर गई थी, मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई है, लेकिन अब मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। मधु को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये सब अंकित कह रहा था। कुछ देर बाद अंकित बोला, चलो मधु, जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, बाहर खाना खाएंगे और मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा। पहले मधु ने मना किया, लेकिन अंकित के जोर देने पर वो मान गई। मधु को लगा कि अंकित सिर्फ आज उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा हर दिन होने लगा। अंकित रोज उसके लिए कोई न कोई तोहफा लाता
उसे बाहर घुमाने ले जाता और धीरे धीरे मधु का भरोसा उस पर लौटने लगा। इस दौरान अंकित ने कभी भी मधु के करीब आने की कोशिश नहीं की। अगर गलती से रात को उसका हाथ मधु पर पड़ भी जाता तो वो तुरंत हट जाता। अंकित खुद को बदलने की बहुत कोशिश कर रहा था और उसने बदल कर दिखाया भी था, लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। अंकित की फितरत भी दोबारा वैसी होने लगी थी। उसके सोए हुए जज्बात फिर से उसे वही सब कुछ करने को उकसाने लगे जो वो पहले करता था। एक तरफ अंकित के लिए खुद को सुधारना आसान नहीं था और दूसरी तरफ उसके दिल में अपना बच्चा होने की चाहत भी बढ़ती जा रही थी। जब वो अपने हमउम्र दोस्तों व रिश्तेदारों को बाप बनने की खुशखबरी देता देखता, उसे अंदर ही अंदर जलन होती थी। एक दिन घर आकर उसने मधु का हाथ थामा और कहा, मधु, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है और मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनो। मैं वादा करता हूँ कि इस बार तुम्हारा खूब ख्याल रखूंगा। ये सुनकर मधु के चेहरे के भाव बदल गए और वो बोली, बहुत देर कर दी आपने अंकित। डॉक्टर ने साफ कहा है कि अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं तो अब आपके लिए सिर्फ इस्तेमाल करने का सामान बनकर रह गई हूँ। कृपया मुझसे माँ बनने की उम्मीद मत रखिए। ये सुनकर अंकित के चेहरे पर रंग उड़ा और वो बोला, नहीं मधु, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बच्चा चाहिए और बस चाहिए। तुम कुछ भी करो, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए, और वो भी बेटा। मधु को अब अंकित की मानसिकता पर शक होने लगा। जो आदमी पहले बच्चा होने पर उसे परेशान करता था, अब वही जिद पकड़कर बच्चा मांग रहा था। अंकित मधु को फिर डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर ने वही बात दोहराई, मधु कभी माँ नहीं बन सकती। ये बात सुनकर अंकित कुछ दिन चुप रहा, लेकिन फिर उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो छोटी छोटी बात पर मधु से लड़ता, उसे बांझ कहकर ताने देता और यहाँ तक कि हाथ भी उठा देता। रोज के तनाव भरे माहौल ने उसकी माँ को भी डिप्रेशन में ढकेल दिया और वो बिस्तर पर पड़ गई। अब मधु को उनकी देखभाल भी करनी पड़ती थी। कभी कभी वो उन्हें पास वाले गार्डन में बिठा आती और कभी घर में ही उनके पास बैठकर बातें करती थी। एक दिन अंकित घर आकर मधु से कहने लगा, मधु, मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसी बांझ औरत के साथ नहीं रहना चाहता। ये सुनते ही मधु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने एक जोरदार तमाचा अंकित के गाल पर मारते हुए कहा, मिस्टर अंकित, बकवास बंद करो अपनी। तुम होते कौन हो मुझे बांझ कहने वाले? और अगर आज मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी लापरवाही और तुम्हारे व्यवहार की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। तुम्हारे जैसे इंसान के लिए मैंने कितना कुछ खो दिया और आज तुम ही मुझे ताने दे रहे हो। कुछ दिनों से मधु पर हाथ उठाने वाला अंकित जब खुद थप्पड़ खा गया तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने उसी रात गुस्से में मधु को घर से निकालते हुए कहा, निकल जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो तुमसे ज्यादा खूबसूरत और पढ़ी लिखी होगी और मुझे मेरा वारिस देगी। रात काफी हो चुकी थी। मधु बिना किसी बहस के चुपचाप अपने माँ पापा के घर लौट गई। सुबह जब अंकित की माँ को ये बात पता चली तो उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वहीं उनकी मौत हो गई। अपनी माँ की मौत से अंकित कुछ समय के लिए टूट जरूर गया, लेकिन वो जल्द ही संभल भी गया। कुछ दिनों बाद अंकित को अपने दोस्त की रिश्तेदारी में एक लड़की पसंद आ गई, विंती। वो पढ़ी लिखी थी और रूप रंग में भी आकर्षक थी। 3 महीने बाद अंकित ने बिंती से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। लेकिन अंकित बिंती के साथ भी वही व्यवहार करने लगा जैसा वो मधु के साथ करता था। पर बिंती बहुत समझदार और होशियार थी और बड़ी चालाकी से उसने अंकित का घर और सारी जायदाद अपने नाम करवा ली। शादी के सिर्फ 4 महीने बाद जब बिंती प्रेग्नेंट हुई तो अंकित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन 5वें महीने चेकअप के दौरान डॉक्टर ने बताया कि बिंती जुड़वा बच्चियों की मां बनने वाली है। ये सुनकर अंकित गुस्से से आग बबूला हो गया। घर लौटते ही उसने बिंती पर चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगा, मैंने तो तुझे बेटा पैदा करने के लिए कहा था, ये बेटियां बीच में कहाँ से आ गईं? अंकित बिंती पर दबाव डालकर ऐसे मेडिकेशन देने की कोशिश करने लगा जिससे गर्भ को नुकसान हो सके। बिंती ने मना किया, लेकिन अंकित ने
जबरदस्ती करके वो दवाइयां दे दी। इससे बिनती को गहरा सदमा लगा और कुछ दिनों तक वो बस रोती रही। पर फिर उसके दिल में अंकित के लिए सिर्फ नफरत रह गई और उसने बदला लेने की ठान लिया। धीरे धीरे अंकित की तबीयत खराब रहने लगी। वो घर आते ही सो जाता। उसके अंदर से इच्छा शक्ति खत्म होती जा रही थी। कुछ ही समय में वो एक कमजोर ढांचे जैसा बन गया, जबकि बिनती पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वास और सुंदरता के साथ खिलने लगी थी। लेकिन कब तक? भगवान के न्याय की घड़ी जल्दी ही आ गई। एक दिन ऑफिस से लौटते समय अंकित का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसकी कमर से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो गया। अब वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा चीखता चिल्लाता, पर उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन वो रो रहा था, तभी बिनती उसके पास बैठी। उसकी शर्ट के बटन ठीक करते हुए बोली, बहुत शौक था ना तुम्हें अपनी मनमानियां करने का, औरतों को दर्द देकर सुकून पाने का। भगवान ने तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दे दी है। तुमने 2 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी, 3 अजन्मे बच्चों के साथ भी जुल्म किया। तुम किसी मर्द कहलाने के लायक ही नहीं हो। आज से मैं तुम्हें नामर्द कहकर पुकारूंगी, क्योंकि औरतों पर जुल्म करने वाला इंसान मर्द नहीं होता। इतना कहकर बिनती अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई, जबकि अंकित बिस्तर से गिरा गिरा चिल्लाता रह गया। लेकिन अब उसे सहारा देने वाला कोई नहीं था। कुछ महीने बाद मधु के लिए अच्छे रिश्ते आने लगे। उन्हीं में एक रिश्ता था मधु का कॉलेज वाला दोस्त रजत, जो मेडिकल पढ़ने विदेश गया था। उसकी गैर मौजूदगी में मधु की शादी अंकित से हो गई थी, जिसकी खबर सुनकर रजत का दिल टूट गया था। लेकिन जब उसे पता चला कि मधु अब आज़ाद है, तो उसने तुरंत अपनी माँ को रिश्ता लेकर भेजा। मधु ने पहले इनकार किया, लेकिन माँ के समझाने पर वो रजत से मिलने के लिए राजी हुई। रजत के लिए मधु आज भी वही थी, संवेदनशील, सरल और प्यारी। मधु ने उससे सारी सच्चाई बता दी और कहा, मैं अब माँ नहीं बन सकती। लेकिन रजत ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मधु, जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और माँ बनना ही रिश्ते की खूबसूरती नहीं होता। मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसी तुम हो। मधु ने कहा, रजत जी, अब मैं माँ नहीं बन सकती तो क्या फिर भी आपके घर वाले मुझे अपना लेंगे? तब रजत ने कहा, हाँ मधु, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही रहते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी पसंद ही मेरी माँ की पसंद होगी। फिर उसी महीने में एक अच्छा मुहूर्त देखकर मधु और रजत की शादी करा दी गई। मधु को हमेशा लगता था कि सभी पुरुष एक जैसे ही होते हैं, बिल्कुल अंकित की तरह। लेकिन रजत ने उसे जो प्यार और सम्मान दिया, उसने मधु की सोच बदल दी और वो पूरी तरह से उसके प्यार में डूब चुकी थी। शादी के 1 साल बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उस समय रजत शहर से बाहर था, क्योंकि वो एक सीनियर सर्जन था और अक्सर गंभीर मामलों के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। रजत की माँ ने बिना देर किए मधु को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कुछ जांच करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर मधु को एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। वो स्तब्ध रह गई और मन में कई सवाल उमड़ने लगे। उसने डॉक्टर से कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरी रिपोर्ट तो कुछ और ही कहती थी। डॉक्टर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट दोबारा चेक की है, और सच कहूँ तो विज्ञान के हिसाब से ये संभव नहीं था। लेकिन दुनिया में कुछ चीजें विज्ञान से परे होती हैं। इसे आप भगवान का चमत्कार समझिए, क्योंकि उनकी मर्जी के आगे कुछ भी संभव नहीं। मधु की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। जब रजत को ये खबर मिली तो वो खुशी से फूला नहीं समाया। उसने तुरंत अस्पताल फोन किया और माँ से मधु की तबीयत के बारे में पूछा। जैसे ही वो घर लौटा, उसकी आंखों में वही प्यार और कृतज्ञता थी जो उसने पहली बार मधु को देखकर महसूस की थी। 9 महीने बाद मधु ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। उसकी आंखें मधु जैसी थी, नाक रजत से मिलती थी और रंग दूध सा उजला था। बालों का रंग रजत की तरह घना और काला था। जब रजत ने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने प्यार से मधु का हाथ थामा और कहा, तुम मेरी ताकत थी, हो और हमेशा रहोगी। अब हमारा बेटा हमारी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना देगा। मधु ने हल्की मुस्कान के साथ सोचा, अब मैं पूरी हूँ। मेरी दुनिया में अब कोई अधूरापन नहीं रहा। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ प्यार, सम्मान और खुशियों की रोशनी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें प्यार, भरोसा और सम्मान हो।
परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर साथ निभाने वाला इंसान सच्चा और समझदार हो तो जीवन की हर कमी पूरी हो सकती है। विश्वास और सकारात्मक सोच चमत्कार कर सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो केवल मनोरंजन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, नाम और घटनाएं काल्पनिक हो सकती हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई वास्तविक संबंध नहीं है। दर्शकों से निवेदन है कि इसे केवल एक कहानी के रूप में देखें और किसी भी तरह की गलतफहमी ना करें। धन्यवाद।